नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव का अब शोर सुनाई देना शुरू हो गया है। इसके साथ ही चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, हर एक दल चुनाव जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है। वहीं बीजेपी एमएलसी चुनाव जीतकर 2024 के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहती है और इसी को लेकर जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में निकाय चुनाव तो टल गए, लेकिन अब एमएलसी चुनाव की बारी है। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, हर दल जीत का दम भर रहा है। 5 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी एमएलसी की सभी सीटों पर परचम लहराकर 2024 की राह को प्रशस्त करना चाहती है। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रणनीति का ताना बाना बुनने में जुटे हैं। जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं और गाजीपुर से रोड शो कर चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि परिणाम उसके पक्ष में ही आएंगे। उत्तर प्रदेश में स्नातक सीटों पे एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं, साथ ही शिक्षक एमएलसी का जो सीटें हैं उस पर भी चुनाव होने जा रहा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो स्नातक और ग्रेजुएट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साथ ही शिक्षक हैं, तो ये जो पढ़ा लिखा तबका है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ही पहली पसंद है इस पढ़े लिखे समाज को। तो निश्चित रूप से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे स्नातक चुनाव में भी, शिक्षक चुनाव में भी, उनको विजय हासिल होगा। भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। सपा की ओर से कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नरेश उत्तम पटेल ने संभाली। वहीं पिछली बार 5 सीटों में से एक भी सीट पर अपना खाता न खोल सकी समाजवादी पार्टी को इस बार चुनाव में काफी उम्मीद है। साथ ही उपचुनाव के परिणाम ने भी समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंट काफी मजबूत किया है। एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि हमारे नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में घोर निराशा है। मैनपुरी के चुनाव ने देश की और प्रदेश की दिशा और दशा तय कर दी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी का विधान परिषद में कोई नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है। 100 सदस्यीय विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए कम से कम 10 सीटें होना अनिवार्य है। ऐसे में सपा के पास 9 सीटें हैं। अगर समाजवादी पार्टी एक सीट जीतने में भी कामयाब होती है तो अपना विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना पाएगी। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि 5 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव में कौन बाजी मारेगा। मगर इतना जरूर है कि ये चुनाव सियासत के लिहाज से संदेश जरूर देगा। इसलिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दम दिखाने को हर कोई बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 5 सीटों पर हो रहे इन एमएलसी चुनाव में आखिरकार कौन बाजी मारेगा, क्योंकि 31 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले ही इन एमएलसी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में शोर शुरू हो गया है। 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने, उसको लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, हर एक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हसन सिंह प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, और जल्दी हमारे साथ होंगे अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता सपा, और दिलीप यशवर्धन भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। तो शुरुआत हसन सिंह जी आपके साथ। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। हसन सिंह जी, 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और पूरी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने। योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं, बैठकें लगातार हो रही हैं, और आज जेपी नड्डा भी आने जा रहे हैं शाम को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हम लगातार बैठक करते रहते हैं, जनता से संवाद करते हैं। हमारे जो वरिष्ठगण हैं वो भी जनता से संवाद करते हैं। हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हमेशा जनता से संवाद करते हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन मंत्री जी हैं, वो भी लगातार जनता से संपर्क करके अपनी जो जन योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम जनता तक बखूबी बताते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते, समझते और उस पर कार्य करते हैं। इसी नाते आप देखे होंगे छोटे बड़े 20 ऐसे चुनाव 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतती आ रही है।
35 साल बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास बदलता है। उत्तर प्रदेश में उसी की सत्ता की चाबी उसी को सौंपी जाती है जो सत्ता में काबिज रहता है। निश्चित तौर पर ये जनता का एक भरोसा है कि योगी जी और मोदी जी वो जनता की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रदेश की समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी 5 जो चुनाव होने हैं एमएलसी के, ये 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, रैपिड रेल बन रहा है, कहीं मेट्रो के काम हो रहे हैं, कहीं एयर कनेक्टिविटी के काम हो रहे हैं, कहीं बड़े बड़े सड़कों का निर्माण हो रहा है। इस तरह से जब हम कार्य करते हैं, बुनियादी ढांचे में विकास करते हैं, आवास देने का काम करते हैं, शौचालय देने का काम करते हैं, किसान सम्मान निधि देने का कार्य करते हैं, बिजली पानी सड़क सुरक्षा के जब कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता, प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनाते हैं और ये देखते हैं कि पूर्वज की जो सरकारें थी वो क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, अपहरणवाद कैसे कैसे उद्योग चलाती थी। निश्चित तौर से उससे निजात मिल गया। उत्तर प्रदेश में खुशहाली आ गया। आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े समिट हो रहे हैं, निवेश हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विकास की बात हो रही है। और हम ही नहीं कर रहे हैं, जो हमारी विरोधी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि समिट से फायदा क्या हुआ, क्योंकि उनको समिट के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे कार्यों को नहीं करते हैं। काशी कॉरिडोर जब बन रहा था तब भी वो सवाल उठाते थे, क्योंकि वो ऐसे कार्य नहीं किए थे इसलिए वो नहीं जानते हैं। लेकिन ये सवाल तो जरूर उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास के इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज रैपिड रेल देश में कहीं बन रही है तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का जाल कहीं है तो उत्तर दिलीप प्रदेश में। ईश्वरदन जी से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दिलीप सर, 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने जा रहा है, लेकिन 2024 से पहले कितना महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का एमएलसी चुनाव और अन्य राजनीतिक दलों के लिए? दिलीप सर। लगता है तकनीकी खराबी के चलते दिलीप जी की आवाज़ आ नहीं रही है हमसे। दिलीप जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन एसएन सिंह साहब, कितना महत्वपूर्ण मान के चल रहे हैं इस चुनाव को और 2024 का मार्ग कैसे प्रशस्त करेगा, क्योंकि इस 5 सीटों पर उपचुनाव, इस एमएलसी चुनाव से बीजेपी को उम्मीद काफी सारी है। देखिए, किसी भी चुनाव को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो चुनाव है। आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं, चाहे वो जवान हो, किसान हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति है, अगर वो तैयारी से जाएगा तो पूर्ण अंक पाएगा और बिना तैयारी के जाएगा तो सिर्फ ईवीएम पर सवाल उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तैयारी से 24/7 आवर्स कार्य करती है और जनता के बीच में रहती है और हम इसको मानते हैं कि एक अच्छा चुनाव है, इसके परिणाम भी अच्छे होंगे क्योंकि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। रही बात 2024 की, तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो संख्या में 2.5 भी नहीं, 0 से 3 की संख्या में आते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनका किसी भी तरह का भविष्य है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी, जवाबदेह, ईमानदार सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में चल रही है। दिलीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सर, लगता है कुछ तकनीकी खराबी के चलते संपर्क बार बार कट जा रहा है दिलीप जी से। पता नहीं आज क्यों दिलीप जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। लेकिन एसएन सिंह साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी तो इतना डर रही है इस छोटे से चुनाव से कि आपने तो पता है जेपी नड्डा साहब को बुला लिया दिल्ली से प्रचार करने के लिए और लगातार नड्डा साहब आज शाम को आ जाएंगे काशी, कल सुबह दर्शन करेंगे, उसके बाद रोड शो शुरू हो जाएगा उनका 2-3 दिन तक। देखिए परिवार की पार्टी तो इतनी ही कह पाएगी जिस लायक जनता ने उनको छोड़ा है। जनता ने उनको इस लायक बना दिया है कि सिर्फ वो कहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ शोर मचाने का कार्य जनता ने उनको दिया, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता ने 3-3 बार आशीर्वाद दिया, लेकिन हुआ क्या? मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म हुए और 365 दिन में 200 दिन कर्फ्यू लगे रहे। ये जनता देखी है और जनता ये भी देख रही है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कैसी सरकार, जनता की सरकार चल रही है, जवाबदेही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आज हमारे एमएलए क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एमएलसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे जो सांसद हैं, पदाधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, और आपने ही कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो जनता के बीच में आ रहे हैं और इनके सहयोगी दल भी लगाते थे कि ये जनता के बीच में नहीं, एसी कमरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सैर करते हैं, 9 रत्नों से घिरे रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, केवल शोर मचाना। दिलीप जी का रुख करने की कोशिश करूंगा। दिलीप जी सुन पा रहे हैं मुझे? आपके कार्य और जनता के बीच में रह के कार्य, दोनों में अंतर होता है। चलिए, दिलीप सर तक मेरी आवाज अब जारी है। दिलीप सर, एमएलसी चुनाव जो 5 सीटों पर होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के लिए कितना मायने रखता है 2024 के चुनाव से पहले
और इसके साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के लिए सर इसके मायने कैसे निकाले जाएं? शिवम जी, इलेक्शंस जो भी होते हैं वो हर राजनीतिक पार्टी के लिए मायने रखते हैं। स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत शिद्दत के साथ लड़ती है, चाहे वो ग्राम पंचायत, दिलीप जी की आवाज थोड़ा बढ़ाई जाए स्टूडियो में जी, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो और चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो। लेकिन उसी के पद चिन्हों पे बाकी पार्टियां भी चलने लगी हैं और हर चुनाव को शिद्दत से लेने लगी हैं। स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है उसने भी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तभी तो देखिए कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 सीटों के इलेक्शंस होने जा रहे हैं टोटल, उनमें देखिए अखिलेश यादव तक ने अपनी कमान संभाल ली है। भाजपा में बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री तक, योगी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो खुद इसके कैंपेन में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जो चुनाव हो रहे हैं ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इसके साथ 2023 में 10 अन्य राज्यों के चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्री एग्जामिनेशन है, जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है उसका प्री एग्जामिनेशन मान लीजिए कि इन चुनावों में अगर ये पार्टियां अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं तो वो 2024 के चुनाव में बेहतर रिजल्ट लेकर के आएंगी। अगर यहाँ पर फेल होती हैं तो उनको ये इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि जनता का रुझान उनकी तरफ नहीं है, चाहे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो चाहे टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अल्टीमेटली जो लोकसभा के चुनाव आते हैं उसमें हर आदमी वोटर होता है, कॉमन वोटर होता है। यहाँ पर तो कंडीशन है कि यही लोग वोट करेंगे, इस इलेक्शन में ये वोट करेंगे, इस इलेक्शन में ये वोट करेंगे। लेकिन विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो जहां जहां विधानसभा के चुनाव है वो तो खैर छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन लोकसभा के जो चुनाव है उस चुनाव में अगर तो ये जो टीचर या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन हैं इसमें जिस पार्टी को भी हार का मुंह देखना पड़ेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि जो युवा वर्ग है, स्पेशली अगर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी जाए तो उसमें युवाओं का ज्यादा योगदान रहता है। तो जो युवा वर्ग है वो उस पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित नहीं है। और टीचर्स को अगर आप ले लीजिए तो टीचर का मतलब जो शिक्षक वर्ग है, शिक्षक वर्ग का मतलब है कि अगर शिक्षक वर्ग आपको रिजल्ट ला करके नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जो पॉलिसीज चल रही है एजुकेशन को लेकर के या टीचर्स के वेलफेयर को लेकर के वो इन टीचर्स को नहीं भा रही है। सरकार के लिए इंडिकेशन होगा। और अगर सरकार के फेवर में रिजल्ट जाता है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता है, तो अपना रोल प्ले करेगा। कोई सोचना 2024 के चुनाव में एमएलसी चुनाव अपना रोल कैसे प्ले करेगा? अब मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। एमएलसी चुनाव का मतलब आप वोटर का रुझान देखेंगे। चुनाव आप कोई भी ले लीजिए, आपको वोटर का इंक्लिनेशन देखना होता है कि वोटर किस तरफ जा रहा है। अगर एमएलसी के चुनाव में वोटर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आने की जरूरत है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे उनको काम करने की जरूरत पड़ेगी 2024। ठीक है, लेकिन अभिषेक बाजपेयी साहब, इन 5 सीटों पर, जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन पिछली बार के चुनाव में तो आप खाता भी नहीं खोल पाए थे, आपकी एक भी सीट नहीं है सर। तो इस बार आपकी क्या रणनीति है और किन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे मैदान में? क्योंकि अभी तक तो बीजेपी समाजवादी पार्टी की ओर से कोई योजना मुझे नहीं लगता कोई बनाई गई होगी। क्योंकि देखिए नड्डा साहब आ रहे हैं इधर, योगी आदित्यनाथ लगातार दौरों पर जा रहे हैं, अखिलेश यादव कहाँ जा रहे हैं? तेलंगाना। शिवम जी, पिछली ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में जानकारी हुई कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रणनीति नहीं बनाया जा सकता। मुझे लगता है कि रणनीति बनाने में शायद मुझे लग रहा है आप ही को बैठाया गया होगा, तभी आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके लगने ना लगने से मुद्दा नहीं है। नहीं, मुझे नहीं बैठाया गया, मुझे नहीं बैठाया गया। एसएन सिंह बार बार आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी तो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, एक्टिव मूड में रहती है, हर चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? और आरोप, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा सर, क्योंकि आपका नेता प्रतिपक्ष तक नहीं है विधान परिषद में, तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अभी नहीं बताइए ना मुझे, आप हमेशा मीडिया को, अरे मैंने सवाल पूछा साधारण तौर पर, आप उसका साधारण तौर पर जवाब दे दीजिए। अगर तैयारी चल रही है तो आप सीधा टारगेट कर लेते हैं। नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आपने, जब मैं आपके साथ जुड़ा तो आपने मेरे को ये नहीं बताया कि एसएन सिंह जी पूछ रहे हैं, आपने बोला कि आपको लगता है, तो आपको मैं तो पूछ रहा हूँ, आपका विधान परिषद में कोई नेता प्रतिपक्ष तक नहीं है, क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल, देखिए अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही चुनाव होगा आप देखेंगे कि एमएलसी चुनाव में आप समाजवादी पार्टी अपने झंडे वापस से गाड़ेगी और वहां पे सीटें हासिल करेगी। कहीं पे भी हमें डाउट नहीं है कि हम जीतने नहीं जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मोरल डाउन हो चुका है, उनकी जमीन खिसकने लगी है। 17 से लेकर के आज 13 स्टेटों में इनकी सरकार है, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनका सुपड़ा साफ होना चालू हो गया है।
और आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ साथ यहाँ पे चाचा जी के साथ साथ यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से डट गया है। और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी रूपरेखा देखने को मिलेगी, कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। संगठन में बहुत सारा बदलाव हो चुका है, जहां पे जमीनी स्तर के हमारे जो बदलाव की बात कर रहे हैं। चाचा को एक पद तक तो अब दे नहीं पाए मैनपुरी जीतने के बाद, क्या बदलाव हुआ है सर? नहीं, देखिए क्या देना है क्या नहीं देना है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। और चाचा जी ने स्पष्ट कहा कि हमें पद की कोई लालसा नहीं है, ठीक है, और हमें जो देना है वो हम चाचा जी को देंगे, हम किसी से पूछ करके नहीं देंगे। अभी कह रहे हैं कि हम चाचा जी को देने वाले हैं, कभी कहते हैं कि चाचा जी खुद देने वाले हैं, बांटने वाले हैं, वो पद बांटेंगे। अपना स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए कम से कम। नहीं, हमने बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर दिया। नहीं, कभी आप कह रहे हैं कि हम पद देंगे, कभी कहते हैं कि चाचा को पद की लालसा ही नहीं, चाचा खुद पद बांटेंगे। चाचा का काम ही पद बांटना है पार्टी में। खैर, अब ये बताइए कि रणनीति क्या बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी में, क्या कार्य योजना है सर आपकी? नहीं, कार्य योजना हम अपनी रणनीति आपको तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम अपनी रणनीति जनता को तो बताइए, मुझे मत बताइए, जनता को बताइए। जनता के लिहाज से मैं सवाल कर रहा हूँ। जनता देखिए, रणनीति जनता के बीच जा करके होती है। हमारे लोग जनता के पास जा करके काम करना चालू कर चुके हैं, पहले भी करते थे। आप देख रहे हैं बाकायदा आदरणीय अखिलेश यादव जी हर एक जगह पे जा करके काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जनता के बीच जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधी मुद्दे हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हो, चाहे महिला सुरक्षा मुद्दे हो, चाहे महंगाई के मुद्दे हो, चाहे अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है उसके मुद्दे हो, हर एक मुद्दे पे हम डट करके बात कर रहे हैं और आगे चल करके हम उन्हीं के बीच काम भी कर रहे हैं। ठीक है, मुद्दे तो सर तमाम गिना दिए समाजवादी पार्टी ने एसएन सिंह साहब, लेकिन वाकई में अगर मुद्दे भुना पाने में समाजवादी पार्टी कामयाब होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगे। देखिए, अच्छी बात है अभिषेक जी, 2014 से चुनाव हो रहा है, 20 बड़ी हार हो चुकी है। 3 बड़े किले कहे जाते थे, आजमगढ़ का किला ढह गया, रामपुर का किला ढह गया और मैनपुरी श्रद्धांजलि के नाम पर बचा हुआ है, वो भी किला ढह जाएगा। कभी 16 से 18 सीटें लोकसभा की पाने वाले लोग आज गिनती में 0 से 3 तक हैं, कह रहे हैं कि गिरावट नहीं हुई। गिरावट कहते किसको है? कभी आप सरकार और सत्ता में थे, आज बहुत दिनों से आप सरकार और सत्ता से दूर हैं, गिरावट और किस चीज को कहेंगे? कई बार देश के कई विधानसभाओं में आपकी 1-8 सीटें निकल जाती थी, आज क्षेत्रीय पार्टी से परिवार की पार्टी बन के रह गए। अब गिरावट इससे ज्यादा किस चीज की होगी? विधान परिषद में 100 सीटों वाली विधान परिषद में आपकी 9 की संख्या है, 10 भी हो जाती तो हो सकता है नेता प्रतिपक्ष आप हो जाते, वो भी नहीं हो पाए। गिरावट अभी भी नहीं है, क्योंकि जानते हैं क्यों साहब? क्योंकि ये लोग अहंकारी लोग हैं, ये मानते ही नहीं। आप कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी बोलेंगे, जनता ने आपको सवाल उठाने लायक बना रखा है, लेकिन जो बवाल मचाने की लेकिन एसएन सिंह साहब मैं पूछ रहा हूं, परिवर्तन नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं एसएन सिंह साहब, क्या ये जो ओपीएस का मुद्दा है, क्या बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकता है क्या? क्योंकि देखिए, कल आपके पहले सवाल सर कंप्लीट हो जाने दीजिए। कल आप भी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जा रहे थे स्कूलों में प्रचार करने के लिए, तभी शिक्षक मां कहते हैं कि जो ओपीएस की बहाली करेगा हम उसी के साथ खड़े हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर इस मुद्दे को उठा लेती है तो फिर तो सर मतलब नैया पार लग जाएगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि हमने देखा है हिमाचल में सरकार बनी है ओपीएस के मुद्दे पर ही, और पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस बहाल कर दिया। आप कल की खबर देख लीजिए और आज की भी खबर देख लीजिए, भैया किसकी पार लगता है? जो काम करता है। शिक्षक जो आज शिक्षक संघ का समर्थन किसको प्राप्त हुआ? कल उन लोगों ने घोषणा कर दिया। मतलब सिंह साहब आप मानते हैं हिमाचल में जनता पार्टी के साथ में काम नहीं किया था ना? बोला जाएगा तो मैं भी बोलूं, सवाल आपसे पूछा गया, आप जवाब दे दीजिए, मैं चुप हो जा रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। मैं तो उसी बात को बोल रहा था। आप मानते हैं ना हिमाचल से सरकार गई तो आपने काम नहीं किया, आपने महाराष्ट्र में काम नहीं किया था, लेकिन आपने सत्ता कैसे हथियाई या किसी से छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपने देखा ही, तो कौन सी जगह पे आप काम करते हैं? और लास्ट तक बोलो नहीं, बीजेपी पूछ रही है, एसएन सिंह बार-बार पूछते हैं, एसएन सिंह बार-बार पूछते हैं, अभिषेक वाजपेयी वर्सेस कीजिए एसएन सिंह को, अभिषेक वाजपेयी को वर्सेस कीजिए। अभिषेक वाजपेयी एसएन सिंह बार-बार पूछते हैं कि समाजवादी की पार्टी के पास मैनपुरी के अलावा कुछ दिखाने है नहीं देश में और प्रदेश में, बार-बार आप मैनपुरी मॉडल को ले आते हैं। पूछ रहा हूँ, आप वर्सेस कीजिए एसएन सिंह अभिषेक वाजपेयी को। मुजफ्फरनगर के
मुख्तार अंसारी को मदद मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री जी तक का क्यों नहीं दी जा रही है? अपराधियों की जैसे मदद करते थे, अपराधियों से चुनाव के समय में मदद लेते थे, अब क्यों नहीं हो रहा है? बदनामी हुई है। प्रदेश में कर्फ्यू लग रहा है, अब प्रदेश में क्यों नहीं कर्फ्यू लग रहा है? अरे आपके बोनस कहाँ पे है? में 300 करोड़ रुपए उड़ाए जाते थे, वो है, नहीं हो रहा है। आपने 20 करवा दिया करोड़ है। रुपए आप बांटने जाते थे, 15 करोड़ बांटने में लग जाता था। वही बात ठीक है, कर रहे हैं। साथ ठीक है। देने वाले, करोड़ों रुपए कितने राजनीति करने वाले लोग, आपके परिवार यहाँ के मेयर करने वाले लोग, विधायक धर्म और एक जाति की बात हैं, कितनी सारी चीजें लेंगे। प्रदेश की जनता के लिए आपको करना कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता को गाली मत दीजिए अभिषेक जी। अरे जनता को गाली नहीं दे जनता रहे को हैं। गाली मत अरे हम दीजिए। आपको प्रदेश असलियत बता रहे हैं। जनता ने अपराधियों को हटाया, इसी वजह से जनता ने आपको अपराधियों को हटाकर पारदर्शी सरकार बनाया, जिम्मेदार सरकार बनाया। ऐसे लोग जो अपराध करते थे, अपराधियों की मदद पहुंचाते थे, हर जिला एक अपराधी के नाम से जाना जाता था। आज हर जिला एक अलग व्यवसाय विकास के नाम से जाना जाता। कौन ऐसा अपराधियों को अपनाना चाहता है? उदाहरण के तौर पे मऊ में दंगा होता है, 5 दिन सरकार की, अरे बताइए ना, उदाहरण के तौर पे आपके लोग मुजफ्फरनगर के मेयर के ऊपर लगा कि नहीं लगा? मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण क्या था? राजधानी लखनऊ में आपके विधायक बचाने के लिए आए कि नहीं आए? आप बताइए, इसी प्रदेश में प्रदेश के लोग आपके पलायन विधायक कर रहे नहीं आए थे, थे? क्या लेकर आप जाएंगे? आपने जनता के लिए क्या आप छोड़ा है? बताइए, आप बताइए कि पश्चिम में बागपत में धूम नाम के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा हुआ था कि नहीं हुआ? आपके यहाँ के लोग प्रजापति साहब अखिलेश यादव जी के समर्थन से ऐसे ही दे देते थे। बहुत सारे किसी के बीच में बोलेंगे। ठीक ये है, गायत्री ठीक है। प्रजापति दिलीप की यशवर्धन सरकार सर, नहीं चल रही है। दिलीप आप यशवर्धन जब सर, बीच में आ रहा हूँ बोलेंगे ऐसा सिंह तो आपके सुनना पास। पड़ेगा। दिलीप सवाल यशवर्धन हमसे सर से पूछा मुझे जा रहा है, प्रतिक्रिया जवाब आप लेने दे रहे हैं। दीजिए। दिलीप आप सर, सुन लीजिए भाई। दिलीप सर, ये जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं शिक्षक, क्या ये वाकई में मुद्दा बन सकता है इस बार के एमएलसी चुनाव में या आगे आगामी लोकसभा चुनाव में? ओपीएस की मांग अगर ये मुद्दा बन जाएगा तो स्थिति किस ओर समीकरण बनते हुए देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में क्योंकि शिक्षक संघ का स्पेसिफिक चुनाव है तो हो सकता है ये मुद्दा जोर पकड़ ले। वैसे तो ये मुद्दा समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उठाया था, हाँ। लेकिन उसने कोई असर नहीं दिखाया। थोड़ा बहुत फायदा सीटों में और वोट परसेंटेज में जरूर हुआ समाजवादी पार्टी को, लेकिन सरकार बनाने की हद तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इलेक्शन जो शिक्षक संघ के चुनाव हो रहे हैं, उस शिक्षक संघ के चुनाव में अगर ओपीएस का मुद्दा उठेगा तो समाजवादी पार्टी को मैक्सिमम 2 से 3 सीटों का फायदा हो सकता है। तो इनका जो प्रतिपक्ष वाला नेता प्रतिपक्ष का स्थान है वो मिल सकता है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले लोकसभा 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 5 सीटों में से आप 2-3 सीट बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के फर्क नहीं पड़ेगा ना, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये फर्क डालेगा अभी तो खाली शिक्षक संघ के चुनाव पे फर्क डालेगा, क्योंकि ये मुद्दा उन्हीं से ज्यादा जुड़ा हुआ है। उन्होंने ही मांग उठाई है। लेकिन इन एनी केस मैं कहता हूँ कि अगर 5 की 5 सीटें भी समाजवादी पार्टी को चली जाएंगी तो ये 5 की 5 सीटें 2024 के इलेक्शन में कोई एडवर्स इफेक्ट दिखाएंगी, इसका आकलन जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव नेशनल का चुनाव है, वो दूसरे मुद्दों पर होगा। और अगर समाजवादी पार्टी के इस मुद्दे में दम होता तो इस मुद्दे ने विधानसभा चुनाव में चमत्कार दिखाया होता। चलिए, बहुत शुक्रिया एसएन सिंह सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिषेक वाजपेयी जी आपका बहुत शुक्रिया। दिलीप सर आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।